पॉलिटी करंट अफेयर्स की सीरीज और अपना लेक्चर नंबर 12। आज का पहला मुद्दा है कोर्ट मार्शल। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के एक फेक एनकाउंटर केस में एक कैप्टन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स और कोर्ट मार्शल का पूरा प्रोसेस आर्टिकल 33, आर्टिकल 136, आर्टिकल 227 न्यूज में है। क्या है पूरा कोर्ट मार्शल का प्रोसेस और आर्मी कोर्ट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में रहा है काफी ज्यादा, इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोर्ट मार्शल का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे हमारी एक नॉर्मल अदालत होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए और अपना ये तहसील लेवल के कोर्ट्स हो गए कि जहां पे आप जाते हो अपना केस वगैरह दर्ज करवाने, वैसे आप ऐसा समझिए कि आर्मी में एक कोर्ट मार्शल होता है कि यदि कोई जवान अगर गलत कार्य करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उनको सजा सुनाने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए हमारे पास कोर्ट मार्शल है। अच्छा ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये कोर्ट मार्शल का जो पूरा प्रोसेस होता है काम कैसे करता है? क्या ये हमारी नॉर्मल जो अदालतें होती हैं सिटीजन के लिए उसी तरह काम करता है या इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है? समझते हैं। सपोज करिए कि आर्मी के सामने केस आया कि एक जवान ने कुछ गलत काम करा है। सबसे पहले क्या होता है, सीधा कोर्ट मार्शल नहीं होता, सीधा अदालत नहीं बैठती, सीधा आर्मी कोर्ट नहीं बैठता। सबसे पहले वहां पे बनता है एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसके नाम में आपको कोर्ट दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको ऐसा मानिए कि एक तरीके से ग्रुप है जिसका काम है इंक्वायरी करना कि जवान के खिलाफ जो कंप्लेंट आई है, क्या इन्होंने सही में क्राइम करा है, हमारे पास क्या क्या सबूत है, एविडेंस क्या है, विटनेसेस कौन कौन है, कौन कौन गवाह यहां पे स्टेटमेंट देने को तैयार है। ये सारा का सारा जो काम होता है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मान लीजिए किसी के मोहल्ले में चोरी हो जाती है और वो लोग फटाफट से पुलिस थाने एफआईआर लिखवाने जाते हैं। तो ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, ये एक तरीके से आप मानिए आर्मी का पुलिस थाना है कि यदि कोई आर्मी के जवान गलत काम कर रहे हैं तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास कंप्लेंट जाएगी और फिर वो देखेंगे कि यहां पे क्या कंप्लेंट है और क्या क्या गलत काम हुए हैं, एविडेंस, विटनेस वगैरह। सबसे पहला काम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का होता है कि जैसे ही कंप्लेंट आती है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना और उस जवान के खिलाफ जो भी एविडेंस या विटनेस है उनको कलेक्ट करना। एक बात ध्यान रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का काम जवान को सजा सुनाने का नहीं होता। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जवान को सजा नहीं सुना सकती, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इंक्वायरी करी कंप्लेंट के जो आई है उसके खिलाफ, उसके अलावा एविडेंस विटनेस कलेक्ट करे और फिर एक रिपोर्ट सबमिट करी कमांडिंग ऑफिसर को। कमांडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जिनके अंडर वो जो अक्यूज्ड जवान है वो आता है, मतलब जो आरोपी जवान है वो जिन कमांडिंग ऑफिसर के नीचे आ रहा है, उन ऑफिसर को एक चार्जशीट दे दी, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दी कि सर देखिए ये कंप्लेंट आई थी, हमने ऐसे ऐसे एविडेंस और विटनेस आपके जो टीम का मेंबर है उसके खिलाफ कलेक्ट करे हैं। उसके बाद क्या होगा, कमांडिंग ऑफिसर के पास ये चार्जशीट आ गई है, पूरी रिपोर्ट आ गई। अब ये कमांडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, बेस्ड अपॉन की वो रिपोर्ट से कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं है, वो यहां पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करवाएंगे। मतलब कि ये जो रिपोर्ट है अब ये जाएगी आर्मी के जजेस के पास, आर्मी के कोर्ट के पास, वहां पे सुनवाई शुरू होगी और फिर जजेस सबसे पहले देखेंगे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट बनाई है इसमें कितना स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, क्या जवान सही में क्राइम में इन्वॉल्व हैं या नहीं है। मतलब कि प्रोसेस क्या बना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एविडेंस विटनेस, कमांडिंग ऑफिसर आगे आर्मी के जो जजेस होते हैं उनके पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी और फिर जजेस डिसाइड करेंगे वहां पे कि हमारे को ये केस चलाना है या नहीं चलाना है। राइट, यहां से कोर्ट मार्शल शुरू होता है कि जब चार्जशीट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कमांडिंग ऑफिसर को दी, कमांडिंग ऑफिसर अगर कन्विंस्ड है, उन्होंने वो रिपोर्ट आगे भेज दी आर्मी कोर्ट के पास और फिर आर्मी कोर्ट जो है वो चार्जेस को फ्रेम करेगा। चार्जेस फ्रेम करने का मतलब होता है कि अगर वो सहमत है कि हाँ ये हमारे को इसमें दम लग रहा है रिपोर्ट में, वो हियरिंग शुरू कर देंगे जिसे हम कोर्ट मार्शल का नाम देते हैं। तो इस पॉइंट पे जाके कोर्ट मार्शल शुरू होता है। तो सीधा कोर्ट मार्शल नहीं शुरू हो जाएगा, पहले इंक्वायरी, कमांडिंग ऑफिसर और फिर कोर्ट मार्शल शुरू होगा। ठीक है, कोर्ट मार्शल ने सुनवाई करी, जवान गए, उन्होंने वहां पे अपनी बात आगे रखी और ये सारा जो है सुनवाई वगैरह चलती रही। यहां पे एक बात ध्यान रहे कि कोर्ट मार्शल ने पनिशमेंट तो सुना दी, लेकिन कोर्ट मार्शल की सुनाई हुई पनिशमेंट फाइनल डिसीजन नहीं होता। यूजुअली अगर हम मूवीज वगैरह में देखते हैं और इधर उधर देखते हैं तो हमारे दिमाग में, आम आदमी के दिमाग में एक परसेप्शन बैठ जाता है कि कोर्ट मार्शल ने जो डिसीजन पास कर दिया वो फाइनल डिसीजन है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है। कोर्ट मार्शल एक रिकमेंडेटरी बॉडी होती है। बेसिकली कोर्ट मार्शल का यहां पे काम होता है कि वो जो पूरा का पूरा ये कमांड होता है, जो कमांड होता है, जैसे आपने सुना होगा नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, सर्दर्न कमांड, जो पूरा कमांड होता है, जो पूरा का पूरा विंग होता है आर्मी का, जो पूरा का पूरा सेक्टर होता है आर्मी का, उसके कमांडिंग ऑफिसर के पास ये रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं। मतलब कि उस
पर्टिकुलर सेक्टर के, उस पर्टिकुलर कमांड के जो सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर हैं उनके पास भेजा जाता है कि सर आपके कमांड के नीचे एक ऐसे ऐसे जवान है, उसके खिलाफ ये केस चल रहा था, हमने उसके खिलाफ ये पनिशमेंट तय करी है, आप बताइए क्या करना है। कोर्ट मार्शल जो है वो रिकमेंडेशन भेजते हैं उस सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर को, उस पूरे के पूरे कमांड के कमांडिंग ऑफिसर को ये जो है रिकमेंडेशन भेजते हैं। कोर्ट मार्शल और हमारा जो नॉर्मल कोर्ट होता है उसमें एक फर्क है। हमारा जो नॉर्मल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और वगैरह, अगर उन्होंने एक बारी पनिशमेंट दे दी तो पनिशमेंट दे दी, हाँ आप उसको अपील कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील कोर्ट ने अगर कोई पनिशमेंट दे दी तो वो आपके ऊपर पनिशमेंट आ चुकी है, वो पनिशमेंट के लिए आपको किसी और के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोर्ट मार्शल में क्या होता है कि जब वो पनिशमेंट सुनाते हैं तो सीधा वो पनिशमेंट इंप्लीमेंट नहीं होगी, पहले वो पनिशमेंट जाएगी जो वो सेक्टर कमांड है उनके पास, मतलब कि पूरे नॉर्दर्न कमांड के जो हेड ऑफिसर हैं उनके पास जाएगी, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो एक बारी फटाफट से डॉट्स कनेक्ट करवा देता हूं आपके लिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो गई, कमांडिंग ऑफिसर जो छोटे लेवल के कमांडिंग ऑफिसर है उनके पास गई रिपोर्ट, अगर वो कन्विंस्ड है उन्होंने आगे जजेस के पास भेज दी, कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, कोर्ट मार्शल ने जो सजा सुनाई फिर वो उस पूरे एरिया के नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सर्दर्न कमांड के जो कमांडिंग ऑफिसर है उनके पास रिपोर्ट जाएगी कि आपके कमांड के नीचे एक ऑफिसर है उसके साथ ऐसा हुआ है, राइट। अब कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं पूरे सेक्टर के, वो एकदम से डिसीजन नहीं लेते, वो क्या करेंगे, उनके पास एक पूरी की पूरी एडवोकेट जनरल की टीम होती है। मतलब कि अपने नीचे आने वाले लीगल ऑफिसर्स को, आर्मी में क्या होता है बेसिकली, एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट्स होते हैं। एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट मतलब जो आर्मी को लीगल मैटर्स में मदद करते हैं, आर्मी के वकील जिन्हें बोले जाता है उन्हें कहते हैं एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट। तो जैसे ही पूरे सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर के पास कोर्ट मार्शल का डिसीजन जाता है तो कमांडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, सेक्टर के जो वहां का एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट है उसको ये रिकमेंडेशन भेज देंगे कि देखिए कोर्ट मार्शल से आया, जरा टेस्ट करना क्या है। अब ये जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, लीगल ऑफिसर्स का काम होता है चेक करना कि क्या कोर्ट मार्शल ने सही पनिशमेंट दिया, कोई फैक्ट इनसे छूट तो नहीं गया, कोई सबूत विटनेस इनसे छूट तो नहीं गया, इन्होंने जजमेंट सुनाने में कोई एरर तो नहीं कर दी, क्या इन्होंने प्रपोर्शनेट जजमेंट सुनाई है नहीं सुनाई है। प्रपोर्शनेट जजमेंट का मतलब होता है कि जो जवान ने क्राइम करा है उस क्राइम के प्रपोर्शन में ही जजमेंट सुनाई है, या उसको ज्यादा सजा दे दी या कम सजा दिया। सपोज करिए एक जवान ने क्राइम करा, उस क्राइम के लिए एक्चुअली 5 साल की सजा बनती है, लेकिन कोर्ट मार्शल ने सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई, ये तो गलत है। या फिर उसने जो क्राइम करा उसके लिए 5 साल की सजा बनती है, लेकिन कोर्ट मार्शल ने 8 साल की सजा सुना दी, ये भी गलत है। ये सारी की सारी बातें जो है एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट जो होता है सेक्टर कमांड का, वो टेस्ट करता है और फिर वो बताता है कमांडिंग ऑफिसर को सेक्टर के कि सर हमने पूरा का पूरा टेस्ट कर लिया है, हमारे इसके बारे में ये रिकमेंडेशन है। तो आप ये समझिए कि कोर्ट मार्शल का डिसीजन फाइनल नहीं है, वो सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर को भेजेंगे, सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर अपनी लीगल टीम के पास ये पूरे के पूरे रिकमेंडेशंस भेजेंगे और फिर तय होगा कि क्या पनिशमेंट देनी है। यहां पे जो लीगल ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली, ये जो एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट होता है, इनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो एक कोर्ट मार्शल की जो पनिशमेंट है उसको एज इट इज रखें, सेम रखें, या फिर थोड़ा कम कर दें कि माफ कर दो अभी, कम कर दो, या फिर पनिशमेंट को इंक्रीज कर दें। ये 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर सेम पनिशमेंट देनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। अगर पनिशमेंट कम करनी है तो ये सेक्टर के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं सबसे बड़े वाले, उनकी डिस्क्रिशन होती है कि अगर वो पनिशमेंट को कम करना चाहते हैं तो पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कोर्ट मार्शल ने अगर 5 साल की सजा सुनाई और सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर को लगता है कि नहीं नहीं 5 साल की सजा नहीं, 1 साल की होनी चाहिए, मैं 1 साल की सजा दे रहा हूं, तो वो अपनी मर्जी से 1 साल की सजा सुना सकते हैं, उनको कोर्ट मार्शल से दोबारा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट को लगता है कि जवान की पनिशमेंट जो है इंक्रीज होनी चाहिए, इसे 5 नहीं 10 साल की सजा होनी चाहिए, उस केस में जो सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर है उनको दोबारा से कोर्ट मार्शल के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट मार्शल की परमिशन लेनी पड़ेगी कि देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसने जो क्राइम करा है वो काफी ज्यादा संगीन है और मैं चाहता हूं कि इसकी पनिशमेंट और ज्यादा इंक्रीज करी जाए। तो देखिए, अगर पनिशमेंट सेम रखनी है दोबारा कोर्ट मार्शल के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर पनिशमेंट कम करनी है, रेमिट करना है, दोबारा कोर्ट मार्शल के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर पनिशमेंट इंक्रीज करनी है सिर्फ उस केस में आपको दोबारा से कोर्ट मार्शल के पास जाने की जरूरत है। और फिर इसके बाद फाइनली जो सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो अपना डिसीजन सुनाते हैं कि हां मैं सहमत हूं, इस जवान को पनिशमेंट दे दी जाए। तो यहां पे हमारे को समझ आता है कि जो कोर्ट मार्शल का डिसीजन होता है ना, वो फाइनल और बाइंडिंग नहीं होता। एक्चुअल में जो पूरे सेक्टर के सबसे बड़े कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो अपनी एडवोकेट जनरल्स की जो टीम होती है उसके बाद उनसे रिकमेंडेशन के बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो सोल्जर हैं जो इस पूरे मसले में फंसे हुए हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखिए,
एक ऑप्शन तो यह है कि जब कोर्ट मार्शल चल रहा होता है, सुनवाई चल रही होती है, तो कोर्ट के सामने जाके अपनी अपील दलील वगैरह पेश कर सकते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास सबूत है, एटसेट्रा। तो कोर्ट मार्शल में जब डेली की सुनवाई चल रही है तब तो वहां पे जा ही सकते हैं। उसके अलावा जब ये पूरा मसला सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंच चुका है, उस टाइम पे वो एक लेटर लिख सकते हैं सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर को, जिसको बोलते हैं प्री कंफर्मेशन पिटीशन। प्री कंफर्मेशन पिटीशन का मतलब होता है कि जब सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर ने अभी पनिशमेंट कंफर्म नहीं करी है, अभी पनिशमेंट फाइनल नहीं करी है, उससे पहले जो ये अक्यूज सोल्जर हैं, ये जो आरोपी सोल्जर हैं, ये सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखेंगे कि सर मैं चाहता हूं कि मेरी सजा को माफ कर दिया जाए, मर्जी है, लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी मत लिखो, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब एडवोकेट जनरल की टीम से डिस्कशन के बाद सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर ने पनिशमेंट सुना दी, उसके बाद भी अगर जवान चाहें तो वो एक पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन लिख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार को। बेसिकली इसमें क्या होगा कि वो मिनिस्ट्री से गुहार लगाएंगे कि देखिए मैंने कोई क्राइम नहीं करा, मेरे पास ये विटनेस एविडेंस है, इन्होंने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, ये सब उनके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जवान के ऊपर जब केस चल रहा होता है और जब फाइनल स्टेज में केस पहुंच जाता है कि कोर्ट मार्शल ने अपना रिकमेंडेशन दे दिया सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर को, और सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर अब बस सजा सुनाने ही वाले हैं, तो यहां पे दो तरीके के लेटर लिखे जा सकते हैं। सजा सुनाने से पहले प्री कंफर्मेशन पिटीशन, और सजा सुनाने के बाद भारत सरकार को पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप ये सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर के डिसीजन को आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज कर सकते हो। रिसेंटली भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाया। क्या है, अभी आने वाली स्लाइड में पूरा डिटेल में खत्म करवा दूंगा। तो भारत सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनाया, और ये जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, इसमें आप जो सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि जो सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर हैं उनका डिसीजन एकदम बाइंडिंग नहीं है, आपके पास और भी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं कि आप आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जाके केस लड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और यदि सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए तो प्रेसिडेंट के पास तो आप मर्सी पिटीशन डाल ही सकते हो। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है मर्सी पिटीशन सुनने की, तो आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन तो डाल ही सकते हो। तो एक ऐसे आरोपी जवान जिनके ऊपर केस चल रहा है, उनके पास ये सारे के सारे लीगल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यहां पे जो हमारा आर्मी एक्ट है वो ये बोलता है कि जो जवान है जिनके ऊपर एक कोर्ट मार्शल चल रहा है, केस चल रहा है, इनके पास कई अधिकार भी हैं। एक, अगर एक कोर्ट मार्शल के दौरान या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान चुप रहना चाहते हैं तो इनके पास राइट टू स्टे साइलेंट है। अगर आप इन्हें जोर जबरदस्ती से कुछ बुलवाने की कोशिश करोगे तो वो सेल्फ इनक्रिमिनेशन माना जाएगा, आर्टिकल 20 का वायलेशन माना जाएगा। ऐसे में हमारा आर्मी एक्ट ये बोलता है कि जवान के पास राइट टू स्टे साइलेंट है। अगर वो चाहे तो अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि कोर्ट मार्शल के दौरान अगर वो अपनी बात आगे रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। और उनके पास राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डाई है, मतलब कि अगर उन्होंने एक गलती करी है तो पनिशमेंट एक ही बार मिलेगी, एक क्राइम के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, मतलब कि राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डाई। ये था आर्मी एक्ट और उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स हैं कोर्ट मार्शल के। अब एक बारी कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं और समझते हैं कि यहां पे आर्मी कोर्ट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने को ऐसा मानना है कि आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब होता है कि यदि आपका केस किसी ट्रिब्यूनल, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पे भी फंसा हुआ है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, जिसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। यदि आपका केस जो है किसी तहसील में फंसा हुआ है, कहीं ट्रिब्यूनल में फंसा हुआ है, यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, आप हायरार्की फॉलो करते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन आर्टिकल 136 के अंदर फॉर कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर दिया कि यदि आपका केस अगर किसी भी कोर्ट में चल रहा है हिंदुस्तान के, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 136 के अंदर। फिर वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो उस केस को सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। इसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 136 क्लॉज 2 में साफ लिखा हुआ है कि ये जो स्पेशल लीव पिटीशन का कॉन्सेप्ट है ये आर्मी कोर्ट और आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के केस में नहीं लगेगा। मतलब कि किसी जवान का अगर कोर्ट मार्शल चल रहा है या किसी जवान ने सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर का डिसीजन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में चैलेंज करा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर, क्योंकि आर्टिकल 136 बोलता है कि स्पेशल लीव पिटीशन आर्मी कोर्ट्स और आर्मी ट्रिब्यूनल्स के केस में एप्लीकेबल नहीं है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट ऐसा निकलता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 136 के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकते, अपील के थ्रू जा सकते हो कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जा सकते हो। डायरेक्टली आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते स्पेशल लीव पिटीशन का इस्तेमाल करके। साथ के साथ आर्टिकल 227 भी एक बात और बोलता है
बेसिकली आर्टिकल 227 जो है वो हाई कोर्ट को एक पावर देता है जिसे कहते हैं पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस। इसका मतलब ये होता है कि एक जो हाई कोर्ट है उसके जूरिसडिक्शन में जितने भी छोटे कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तहसील कोर्ट्स होते हैं, उनके लिए रूल्स बना सकता है हाई कोर्ट। वो किस तरीके से अपना प्रोसेस कंडक्ट करेंगे, अकाउंट कीपिंग किस तरीके से करेंगे, रिटर्न्स किस तरीके से फाइल करेंगे, ये सारे के सारे रूल्स जो हैं हाई कोर्ट अपने जूरिसडिक्शन में आने वाले सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बना सकता है। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करता हूं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन में मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के कोर्ट्स हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे उनके लिए रूल्स इलाहाबाद हाईकोर्ट बना सकता है आर्टिकल 227 के अंदर। लेकिन हमारे आर्टिकल 227 में यह भी लिखा हुआ है कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई आर्मी कोर्ट या आर्मी ट्रिब्यूनल है, उनके लिए रूल्स हाईकोर्ट नहीं बनाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके लिए रूल्स नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 227 कहता है कि जो हाईकोर्ट की पावर है सुपरिटेंडेंस की रूल्स बनाने की, यह आर्मी कोर्ट और आर्मी ट्रिब्यूनल पे नहीं लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल लीव पिटीशन है उसके अंडर आर्मी कोर्ट और आर्मी ट्रिब्यूनल नहीं कवर होते। हाई कोर्ट की जो सुपरिटेंडेंस की पावर है, छोटे कोर्ट्स के लिए रूल्स बनाने की पावर है, वो भी आर्मी कोर्ट और आर्मी ट्रिब्यूनल के ऊपर नहीं लगेगी। मतलब कि यहां पे आर्मी कोर्ट और आर्मी ट्रिब्यूनल को कुछ इम्यूनिटी दी गई है उनका स्पेशल स्टेटस देखते हुए। इसके अलावा अगर हम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 33 के अंदर आर्म्ड फोर्सेस का मेंशन है। क्या आर्टिकल 33 ये बोलता है कि यदि भारत का संसद भवन चाहे तो वो ऐसा कानून बना सकता है जिससे आर्म्ड फोर्सेस के जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कट किया जा सके, कम किया जा सके, काटा जा सके। बेसिकली ऐसा क्यों करना है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि उनमें अनुशासन होना चाहिए और उनका काम है देश की सिक्योरिटी मेंटेन करने का। तो उसके लिए यदि अगर हम उनके कोई फंडामेंटल राइट्स को कट करना चाहते हैं, कर्टेल करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ध्यान रहे, आर्टिकल 33 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता, सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है आर्म फोर्सेस के राइट्स को कर्टेल करने के लिए। क्यों? डिसिप्लिन एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। राइट। सवाल उठता है कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल क्या होते हैं जहां पे सेक्टर कमांड के कमांडिंग ऑफिसर का आप डिसीजन चैलेंज कर सकते हो। भारत सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 पास करा और इसके अंडर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल क्रिएट करे। ट्रिब्यूनल का मतलब बेसिकली होता है आपको न्याय दिलवाने की जगह। बेसिकली इस पर्टिकुलर कानून के पीछे सरकार का विजन यह था कि यदि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के किसी जवान को कोई प्रॉब्लम होती है, उनका कमांडिंग ऑफिसर के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, आर्मी के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट आपस में रिजॉल्व करवाने के लिए हमने ये आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बनवाया। राइट। तभी आपने देखा मैंने क्या बोला, कोर्ट मार्शल जब रिकमेंडेशन देता है सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर को, तो वो जो सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके डिसीजन को आप इधर चैलेंज कर सकते हो यदि वो सोल्जर जो है ना खुश हैं कमांडिंग ऑफिसर के डिसीजन से। तो ये जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल होता है, यहां पे कौन जा सकता है? यहां पे ऐसे लोग जा सकते हैं जो आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 और एयरफोर्स एक्ट 1950 के अंदर कवर्ड है। मतलब कि जो भी सोल्जर्स इन कानूनों के अंदर कवर होते हैं, सिर्फ वो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। ये जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल होता है, इसमें दो मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल मेंबर जो कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, और एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो कि आर्मी के रिटायर्ड जो है मेजर जनरल है उससे ऊपर पोस्ट के व्यक्ति होंगे। दो मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल। यहां पे इस कानून के अंदर बोला गया कि इधर जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में होंगी, और ये जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो सेम एज हाई कोर्ट्स फॉलो करेंगे। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, और इसलिए इसको आप बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, कि ये कानूनी बॉडी है, या फिर इसे क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी बोला जा सकता है। तो आपको जो नाम एग्जाम में है आपको उस हिसाब से टिक करना है, या तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी। ये थे अपने आर्म फोर्सेस। अब चलते हैं इलेक्शन कमीशन के मसले पे। सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट आई है विद रिगार्ड्स टू इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस पर चलते हैं। उससे पहले अनअकैडमी लाया आपके लिए 7 दिनों का फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 1 मई से 3 मई तक वैलिड है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है, मेरा रेफरल कोड डालना है मुदित गुप्ता। वो रेफरल कोड डालते ही आपको 7 दिनों के लिए पूरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। किसी भी एजुकेटर की क्लास देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड, आंसर राइटिंग करिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए, डाउट्स पूछिए, हैंड रेस करिए, जितने भी क्लासेस हैं किसी भी सब्जेक्ट के आप वो देख सकते हैं। तो अनअकैडमी 7 दिन के लिए फ्री ट्रायल लाया है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 3 मई तक के लिए वैलिड है। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लिंक पे क्लिक करके रेफरल कोड डालिए और इसे अनलॉक करिए। अगला मुद्दा है इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट।
आपको पता है कि भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा पे होते हैं तो हमेशा वो बोलते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भारत जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि बात भी सही है। उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है फ्री फेयर और फ्रीक्वेंट इलेक्शन। जब तक चुनाव नहीं होगा हम लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं बन पाएंगे। और उन चुनाव को ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाने के लिए हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे कहते हैं इलेक्शन कमीशन। हमारे संविधान का पार्ट 15 जो है उसमें हमारे को इलेक्शंस के प्रोविजन दिए हुए हैं। ये जो पार्ट 15 है इसमें आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक आर्टिकल्स आते हैं। ये आर्टिकल नंबर याद करना इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सीधा आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। आजकल वैसे भी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है कि यूपीएससी आर्टिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछ रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हमने देख लिया पार्ट 15 में हमारे को इलेक्शन के प्रोविजन दिए हुए, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलरली आर्टिकल 324 में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया हुआ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का। यहां पे सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे। लेकिन यहां पे आर्टिकल 324 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ध्यान से मैं आपको बता दूं, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट निकलेगा प्रीलिम्स का, यहां से ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि ये जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर को। यदि पार्लियामेंट इस बीच कोई कानून बना देता है तो प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए संसद भवन के उस कानून का ध्यान रखना पड़ेगा। संसद भवन के उस कानून के अंडर ही, उसके प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ही आप अपॉइंटमेंट करेंगे। मतलब कि यहां पे एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है और यह बोला गया कि राष्ट्रपति जो भी इलेक्शन कमिश्नर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, उसकी नियुक्ति करते हुए हमेशा पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून पास करा है तो उस कानून को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारी आजादी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 73 ईयर से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक पार्लियामेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक भी कानून पास नहीं करा। इसलिए इस वाले क्लॉज के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाता जो आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन्ड है, और इसलिए यह क्लॉज आज की तारीख में रिडंडेंट हुआ है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 324 को पूरा ध्यान से पढ़ें तो उसका नेट प्रोविजन ये निकलता है कि जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ऐसा कोई कानून है नहीं, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना नहीं पड़ता आज की तारीख में। ऐसे में जो आज की तारीख में प्रोसेस है वो ये है कि लॉ मिनिस्ट्री जो है एक पूल बनाता है। पूल मतलब है कि एक पैसे से पूरा झुंड बना दिया, नामों का ग्रुप बना दिया, और वो नाम जो है फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजे जाते हैं। लॉ मिनिस्ट्री ने नाम भेजा पूरे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। वहां पे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करता है कि इस बार किसको इलेक्शन कमिश्नर और किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, और फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नाम भेजता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानते हुए उनकी नियुक्ति करनी पड़ती है। यह है प्रोसेस जो आज की तारीख में फॉलो हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट आई है उसने इस प्रोसेस को अभी चेंज कर दिया है। ओल्ड प्रोसेस भी पता होना चाहिए, यूपीएससी आपको कंपैरिजन दे देगा कि पहले क्या होता था और अभी क्या होता था, क्योंकि ये रीसेंट करंट अफेयर है, कुछ महीने पहले का ही है, 1-1.5 महीने पहले का, तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं आर्टिकल 324 की बात करता हूं वहां पे फिक्स्ड नहीं है। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसमें एक होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फिक्स्ड है, उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे वो फिक्स्ड नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे वो डिसाइडेड नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज की तारीख में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में एक होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, टोटल हो गया 3 मेंबर। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को इधर 2 पावर्स देता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की, और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर के नंबर को डिटरमाइन करने की कि उनका नंबर कितना होगा। तो आज की तारीख में हमारे यहां इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स।
ऑल्सो थोड़ी और आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं एक बार बता दूं आर्टिकल 324 में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 बोलता है कि हमारे देश में जो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर है इलेक्शंस के, वो इलेक्शन कमीशन में है। ये जो 3 वर्ड्स हैं काफी ब्रॉड वर्ड्स हैं कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को देखना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, देखना कुछ घोटाला नहीं हो रहा, ट्रांसपेरेंटली फ्री फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। आर्टिकल 324 के अंदर ये पूरी पावर इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इलेक्शन कमीशन को नेशनल और स्टेट लेवल के चुनाव कंडक्ट करवाने की पावर दी गई है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होंगे वो सब इलेक्शन कमीशन ध्यान देगी, इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे। ये दिया हुआ आर्टिकल 324 में। आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए। तो हमने क्या क्या देख लिया? चुनाव कंडक्ट करवाने की पूरी पावर इलेक्शन कमीशन। आज की तारीख में 3 मेंबर्स हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ये नंबर किसने डिसाइड करा? प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अलावा किसको अपॉइंट करना है? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उनका नाम लॉ मिनिस्ट्री यूनियन काउंसिल को भेजती है। इसके अलावा पार्लियामेंट ने एक कानून पास करा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंडीशंस ऑफ सर्विस को ध्यान में रखते हुए कि बेसिकली ये जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको लेके कई सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी हैं, आर्टिकल 324 के अंदर नहीं लिखी हैं, इसलिए उनकी पावर्स को और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करते हुए संसद भवन ने कानून पास करा जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। संसद भवन ने सिंपल मेजोरिटी से कानून पास करा था इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स को डिफाइन करते हुए। यहां पे बोला गया कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों ही या तो 6 साल तक ऑफिस में रहेंगे या फिर 65 साल की उम्र तक, विच एवर इज अर्लियर। अगर उनके 6 साल पहले पूरे हो गए तो रिटायर हो जाएंगे, अगर उनके 65 ईयर्स पहले पूरे हो गए तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा यूजुअली हमारे को सुनने में लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बड़े ऑफिसर होंगे और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं छोटे अधिकारी होंगे। इस कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर उनका स्टेटस बराबर होगा। मतलब कि इस बॉडी में ये जो 3 मेंबर्स हमारे को दिए हुए हैं इन तीनों का स्टेटस बराबर का होगा और तीनों के पास सुप्रीम कोर्ट जज वाली सैलरी और स्टेटस होगा। इन तीनों की स्टेटस सैलरी बराबर होगी, सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। ध्यान रखना, वो आपको फंसाने के लिए यहां पे बोल देगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट वाला स्टेटस है और इलेक्शन कमिश्नर के पास हाई कोर्ट के जजेस वाला स्टेटस है। गलत। इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तीनों के पास सुप्रीम कोर्ट वाली सैलरी और स्टेटस है, तीनों के पास बराबर की डिसीजन मेकिंग पावर है और ये जो इलेक्शन कमीशन होती है ये सारे डिसीजन मेजोरिटी से लेती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, मतलब कि जो सर्वसहमति से डिसाइड होगा वही करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये नहीं बोलेंगे कि मैं सबसे बड़ा ऑफिसर हूं तो मेरी बात मानी जाएगी, नहीं। कानून के अंदर साफ लिखा हुआ है आप तीनों बराबर हैं और तीनों ही सुप्रीम कोर्ट जजेस के बराबर आते हैं। ठीक है। सवाल उठता है कि ये मुद्दा पूरा न्यूज में क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट यहां पे क्या जजमेंट पास करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो लॉ मिनिस्ट्री नाम भेजती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे राष्ट्रपति 324 आर्टिकल नंबर के अंदर जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऐसे में हम चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए और अब से ये जितने भी नाम है प्रेसिडेंट को जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भेजता है वो अब से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं भेजेगा, वो भेजेगा एक पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक पैनल बनाया जिसमें 3 लोग होंगे, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद। ये 3 लोगों का जो पैनल है मेजॉरिटी से डिसाइड करेगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए। ये पैनल जो है राष्ट्रपति को नाम भेजेगा और राष्ट्रपति जो है अब से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं, इस पैनल के एडवाइस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करेंगे अंडर आर्टिकल 324। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि यदि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा नहीं है अगर, तो उस केस में लोकसभा में जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो नेता होंगे वो इस पैनल का हिस्सा होंगे। मतलब कि आप बहाना नहीं बना सकते कि नहीं नहीं अभी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो ये पैनल अभी बर्खास्त कर दिया जाए, हम खुद ही इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा नहीं है तो आप ढूंढिए कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में कौन सी है, विपक्ष में कौन सी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता को बुला के इस पैनल में रखिए जिससे कि हम तीनों मिलके चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलके राष्ट्रपति को ट्रांसपेरेंटली नाम भेज सकें कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। साथ में मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 324 में क्लॉज दिया हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है इसके लिए
पार्लियामेंट को कानून बनाने को बोला हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट ने पिछले 70 साल में अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस दिन पार्लियामेंट इस मसले के ऊपर कानून बना देगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की ट्रांसपेरेंसी से नियुक्ति कैसे होनी चाहिए, जिस दिन पार्लियामेंट आर्टिकल 324 के अंदर एक कानून बना देगा, हम इस जजमेंट को खारिज कर देंगे। उस दिन से जजमेंट नहीं मानी जाएगी। यह जजमेंट सिर्फ तभी तक मानी जाएगी जब तक पार्लियामेंट 324 के अंदर कानून नहीं बना देता। तो मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी, लेकिन उन्होंने बोला कि जजमेंट एब्सोल्यूट नहीं है। यह जजमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाएगी जिस दिन पार्लियामेंट जो है ट्रांसपेरेंटली इनके अपॉइंटमेंट के लिए कानून ले आएगा। यहां पे एक बात और डिस्कस हुई सुप्रीम कोर्ट के इस केस में अबाउट रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी सारी चीजें सेम होती हैं। उनका स्टेटस, सैलरी, पावर, सब कुछ बराबर है, डिसीजन मेकिंग पावर भी बराबर है, सब कुछ इक्वल है। लेकिन एक चीज डिफरेंट है, रिमूवल प्रोसेस। अगर हम आर्टिकल 324 देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहते हो तो वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह रिमूव होंगे। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी और प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। तो मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर आपको हटाना है तो डिट्टो सेम जो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए प्रोसेस लिखा हुआ है, वही प्रोसेस आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए फॉलो करना होगा और उसके बाद ही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस क्या है? इलेक्शन कमिश्नर्स को पार्लियामेंट नहीं हटाता, इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट हटाते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहां पे ये एकमात्र ऐसा एरिया जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर है कि जब इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं और फिर प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमिश्नर को हटाना पड़ेगा। सिर्फ ये एकमात्र ऐसा एरिया जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बराबर नहीं है। बाकी सैलरी, स्टेटस, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह डिसीजन मेकिंग, सब जगह इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बराबर है। सिर्फ रिमूवल प्रोसेस में वो बराबर नहीं है, ऐसा आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। 2002 में इसको लेके क्वेश्चन आया था। चैट बॉक्स में आप मेरे को इसका आंसर बताएंगे कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अभी आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अनअकैडमी पे आपको 7 दिनों का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 से 3 मई के बीच में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करिए, रेफरल कोड डालेंगे मुदित गुप्ता, नीचे कमेंट में पिन किया हुआ है। अच्छा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, इसको आप जो है क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। 7 दिनों तक किसी भी एजुकेटर की आप क्लासेस देख सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड, उनके पीडीएफ स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑफलाइन में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।